रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है कहानी बदमाश प्रेत। लेखक मुक्ता सिंह जौकी और वाचक हैं मीनू सिंह। तो आइए सुनते हैं। रेडियो प्लेबैक इंडिया, जिसकी लेखिका हैं मुक्ता सिंह जौकी। आई थी हमारे घर में कायस्थों के यहाँ से एक लड़की। शादी क्या थी, फंसा लिया था उसने पोते को। वो लो वाली मैरिज करा के वो लो आई थी हमारे घर में कायस्थों के यहाँ से एक लड़की। शादी क्या थी, फंसा लिया था उसने पोते को। वो लो वाली मैरिज करा के। बड़ी चिढ़ मचती थी जब कभी मैडम सामने आती थी। खून खौल उठता था। न काम की थी न धाम की। कोई काम करने को कहो तो ऐसे हौले हौले हाथ पैर उठाती कि पोता खुद भाग के हाथ बटाने में लग जाता। 56 छुरी थी सो अलग। कह कर जाती थी कि हम छत पर कपड़े फैलाने जा रहे हैं, मगर जो घंटों घंटों पड़ोस के लड़कों पर डोरे डाले जाते थे, मैं ना जानूं क्या। बस मेरी ये पोते बहू से तकरार ही शायद खल गई थी चित्रगुप्त को। बड़ा तंग किया। धम से अपना रजिस्टर सामने रखकर उसने पन्ने पलटने शुरू कर दिए और उंगलियां चाटते चाटते बोला, फिर आ गई तुम नहीं सुधरोगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम जैसों के साथ किया क्या जाए। तैश में आकर उस दिन पानी का अधभरा कलश बहू की ओर दे मारने को जो उठाया, कलश सिर के ऊपर उठकर पीछे की तरफ चलता गया। कंधे के नीचे पीठ ऐसे जोर से टूटी कि उसकी चटाख अब तक कानों में गूंज रही है। आवाज गले में अटक गई। सांस जो थमी, नीचे की सांस नीचे और ऊपर की सांस ऊपर रह गई। प्राण निकलने के सब रास्ते खुल गए थे। सो दिल को उसी वक्त दौरा भी आ गया। वो पल जब मैंने दम तोड़ा बड़ा अपशकुनी था। अपने ही अंगों की बगावत देखनी पड़ी। ऐसा सदमा पहुंचा कि चित्रगुप्त के सामने घिघी बंध गई। वो बड़ी शान से रजिस्टर उलट पलट रहा था। जीभ से किच करके बोला, ना, बड़ा आसान केस है। एक ही जगह बची है तुम्हें भेजने की। देखो क्या बोल रहे हैं तुम्हारे ही घर वाले तुम्हारे बारे में। सुनोगी तो खुद मानोगी कि मैं जो करने वाला हूं सही करने वाला हूं। मेरी 13वीं के दिन मेरे ही पति ने सब नाते रिश्तों रिश्तेदारों के सामने मेरे गुण गाने की बजाय मेरा कोठरी में बंद बकस तोड़ डाला और हर एक चीज जो मैंने इतने सालों में इकट्ठी की थी
उनके पुराने स्वामियों और स्वामिनियों को माफी समेत लौटा दी। मैंने देखा कि पड़ोसी की मंझली बहू अपनी शादी के दिन खोया हुआ अपनी माँ का दिया हार वापस पाकर फूट फूट कर रो रही थी और बार बार कृतज्ञ भाव से इनके पैर को छूकर इन्हें स्वामी महात्मा बना रही थी। आसमान से ये ढोंग देखकर मेरी आंखों में खून उतर रहा था। बंद करो ये नाटक नौटंकीबाजी, मैं जोर से दहाड़ उठी। चित्रगुप्त ने गला खंखारा और शुरू हो गए। आत्मा बेचारी तो स्वच्छ चीज होती है, वो जो इस पुनर्जीवन के चक्कर में फंस गई है। उसका देहांतरण जीव के उसके जीवन में किए कर्म तय करते हैं। कर्म ही नहीं, साथ में हम ये भी देखते हैं कि जीव के कर्मों के पीछे उसकी नीयत क्या थी। तू तो बुरी नीयत से बार बार लगातार अनगिनत बुरे कर्म किए चलती गई। अब बता, वो शमीम आलम के घर के बनाने के लिए जो ईंटें लाई गई थी वो तेरे बक्से में क्या कर रही थी? मरने के बाद भी तू अपने परिवार वालों को शर्मिंदा करने से बाज नहीं आई। किसने कहा था सबके सामने मेरा बकस खोलने को? मुझसे रहा नहीं गया और वहीं मैंने उस चित्रगुप्त को हाँक दिया। फिर गला खंखार कर उसने कई पन्ने पलटे और दोबारा शुरू हो गया। तो ठीक है, मैं भी अब निर्णय पर पहुंच गया हूं। संसार के 84 लाख जलचर थलचर और नवचरों में तेरे जैसे के लिए कोई जगह नहीं बन सकती। अरे तू तो इतनी खलनायक है, तुझे तो मैं पेड़ बनाकर भी नहीं भेज सकता। सुना, तुझे तो मैं सीधा पाताल लोक भेज रहा हूं। वहीं जा, 1000 साल तक सड़। अरे मन तो मेरा तुझे उस पाताल लोक में भेजने को कर रहा है जहां से तुझे 33,000 सालों तक मुक्ति न मिले, मगर ऐसा करना वर्जित है। तू औरत जो है, शुक्र मना कि तू इस जन्म में औरत पैदा हुई थी। बस मैंने तो उसकी बातें सुनना ही बंद कर दिया था। वो अपनी भड़ास जो निकालने में लग गया था, बोले चला जा रहा था। तभी मैंने इंद्र के सवारों को गुजरते देखा। 1100 दमकते घोड़े थे जो इंद्रदेव का महारथ खींचे पृथ्वी की ओर दौड़े जा रहे थे। इधर वो चित्रगुप्त आंखें मूंदे अपने व्याख्यान वर्णन में लगा हुआ था। मैंने झट छलांग लगाई और महारथ में चढ़कर लौट आई मानव लोक में। मैंने झट छलांग लगाई और महारथ में चढ़कर लौट आई मानव लोक के डेनमार्क देश के स्वर्गनुमा कोपेनहेगन नगरी में। मैं खुश। कोपेनहेगन में मेरी नई ब्याहता परपोती सुषमा जो रहती थी। मैं एक प्रेतनी, माप में रोए की नोक का सिर्फ 1/10,000वां भाग, बस डाल दिया उसके सिर के अंदर डेरा। शुरू में इस गजब के शहर में पहुंचकर अपना अहोभाग्य ही मानती रही। चारों तरफ लंबे सुनहरे बालों वाली जलपरियां समान लड़कियां, लंब तड़ंग गबरू जवान, हंसों से लदे तालाबों वाले हरे हरे उपवन, मजबूत खड़े मकान, चौड़ी मगर खाली सड़कें, धूप हो, पानी बरसे या बर्फ गिरे। यहाँ के लोगों को अपनी साइकिलें ऐसी प्यारी हैं जैसे पुराने जमाने के राजपूतों को अपने घोड़े। पता चला यहाँ के लोगों को अपनी साइकिलें ऐसी प्यारी हैं जैसे पुराने जमाने के राजपूतों को अपने घोड़े थे। पता चला कि इतनी आराम की जिंदगी बिताते हैं ये डेनिश लोग कि यहाँ हर 10वें आदमी को शराब की लत लगी हुई है और हर दूसरा जोड़ा बिना मरमिटाव के शादी तोड़ देता है।
जब मालूम चला कि यहाँ शादियाँ इस वजह से टूटती हैं कि यहाँ की औरतें अपने जीवन काल में अन्य आदमी भी आजमाना चाहती हैं, मैंने तो ताली ही पीट ली। लोग स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं, सीधे यहाँ क्यों नहीं आते? इस अचंभे में पड़ गई। सुषमा सुंदर तो थी ही, लेकिन जब उसकी शादी उस लड़के से तय हुई जो विदेश में इंजीनियर था, तो उसके भाग्य को घर में सबने सराहा। इसीलिए यहाँ आकर उसे दुखी देख मैं हैरान हो गई। पता चला कि वो ऐसे देश में है जहाँ की बोली उसके लिए उतनी ही गिटपिट है जितनी मेरे लिए अंग्रेजी। इसलिए पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी वो न काम कर सकती है, न बाहर जाकर लोगों से बातें। मुझे उस शंभू, उसका पति और उसके परिवार वालों पर बड़ा गुस्सा आया। सुषमा के लिए कई अच्छे रिश्ते आए थे और एक दो अमेरिका के भी थे। मुझे दिखने लगा कि उन लोगों ने हम लोगों की लड़की लेकर हम लोगों को ठग लिया था। हमारे साथ जो हुआ था वो एक घाटे का सौदा था। बात एकदम साफ थी। मेरे गुस्से का पारा फिर ऊंचाइयां छूने लगा। सुषमा को जरूरत थी अपनी जिंदगी को पूरी तरह अपने वश में करने की। मैंने तय कर लिया कि अपनी बिटिया को खुददारी का पाठ सिखाने का वक्त आ गया है। वो मर्द है तो क्या हुआ, तेरे पास औरत वाले हथियार हैं, उनका इस्तेमाल कर। मर्दों की बात से मुझे फिर अपनी 13वीं के रोज अपने पति का रवैया याद आ गया और मर्द को नामर्द कैसे बनाते हैं ये मैंने सुषमा को सिखाने की ठान ली। पहली बात जो सिखाई वो ये कि चाहे कुछ हो जाए अपने पति की तारीफ कभी ना कर। ये पाठ उसे घुट्टी में घोलकर ऐसा पिलाया कि जब कोई इन दोनों से मिलने आता तो बात करते करते न जाने कैसे बात को घुमाव देती और शुरू हो जाती मेरी लाडली अपने पापा की तारीफ के पुल बांधने। गाड़ी तो मेरे पापा की तरह कोई चला ही नहीं सकता। कैसी नक्शेबाजी से चलाते हैं। और जब शुरू हो जाती तो वो बोलती चली जाती। मेहमान शालीनता से सुनते रहते और दामाद जी का सिर धीरे धीरे झुकता जाता। सूरजमुखी को पानी यदि मिलना कम हो जाए तो उसका फूल झुकता जाता है। फिर फूल ऐसी तेज प्यास से तड़पता है कि अचानक लुढ़क जाता है। ठीक वैसे ही दामाद जी भी अपने ससुर की तारीफ सुनते सुनते यकायक लुढ़क जाते। सिर को वहीं मेहमान के सामने सुषमा की गोद में टिका कर कहते, पापा के लिए इतना कुछ और मुझ में तुम्हें एक तारीफ लायक चीज नहीं दिखती। फिर ग्रो अप शंभू कहकर मेरी चतुर चेली संभाल कर उसका सिर गोद से हटा देती। एक सबक और दिया। मैंने उसे याद दिलाया, तुम औरत हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। कह दो इतना काम बिना नौकर चाकर के अकेले कैसे होगा। एक दिन धुलने को इतने कपड़े इकट्ठे हो गए कि ऑफिस जाने से पहले वो शंभू दूसरे कमरे से चिल्लाया, सुषमा, मेरी गुलाबी वाली कमीज नहीं मिल रही है, और अगर अंडरवेयर मिल जाता तो। उस दिन तो सुषमा को मेरा सिखाया हुआ बोलने में थोड़ी दिक्कत हुई। फिर भी वो इतना बोल पाई कि वो सब चीजें लॉन्ड्री में होंगी। अभी थोड़ी तबीयत खराब है, जब ठीक हो जाएगी वो लॉन्ड्री कर लेगी। उस रोज शंभू चुपचाप ऑफिस चला गया। वापस आया तो पूरी लॉन्ड्री की। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पिछवाड़े में अरगनी में
फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पिछवाड़े में अरगनी पर कपड़े फैला दिए। फिर तो रोज़ ऑफिस से लौटकर कपड़े धोना, बाहर फैलाना और सूखने पर उन्हें वापस लाना और तय करके ड्रेसर में अपने अपनी जगह रखना उसका ही काम बन गया। एक कपड़ों की इस्त्री नहीं करता था। ये बात मैंने बड़ी कोशिश करी सुषमा के जहन में डालने की, मगर वो ऐसी गाय थी, उस शंभू से इस्त्री कराने को न कह सकी। मैंने भी कहा, ठीक है, समय के साथ ये कहना सिखा ही दूंगी। अक्सर खिड़की से हम नीचे देखती थीं। वो अरगनी से कपड़े बीनता जाता था और पड़ोस की और औरतें भी आकर कपड़े फैलाने या बीनने में लग जाती थीं। साथ में उससे बतियाती भी थी। जल्द ही कॉम्प्लेक्स की कई औरतों के साथ शंभू की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। जुलाई के एक दिन बड़ी धूप खिली थी। शायद कॉम्प्लेक्स की डैनिश औरतों को इसी दिन का इंतजार था। तितलियों की तरह अपने अपने फ्लैटों से बाहर पिछवाड़े में निकल आईं और लगी उतारने ऊपर के अपने सब कपड़े। बदन पर क्रीम मलने के बाद पूरे 2 या 3 घंटे लेटी रहीं, वहीं धूप सेकती रही। बड़ा मजा आया खिड़की से ये नज़ारा देखकर। मेरा इस बात पर ध्यान ही नहीं गया कि किस प्रकार मेरी सुषमा उत्तेजित हो रही थी। गुस्से में नीचे उतरी और सारे कपड़े बीन कर ले आई। उस दिन के बाद कपड़ों का काम उसने फिर से अपने जिम्मे ले लिया। किसी हाल में वो शंभू को इन औरतों के पास फटकने नहीं देना चाहती थी। समय के साथ ये औरतें भी अब सुषमा की सहेलियां बन गई हैं। नीचे के फ्लैट में 2 पाकिस्तानी भाइयों के परिवार रहते थे। सुषमा की दोनों भाइयों की बीवियों से दोस्ती भी हो गई। रेहाना और डेजी नाम थे इनके। अरगनी रेहाना के बेडरूम के एकदम सामने थी। अक्सर बेडरूम और खिड़की के आसपास डस्टिंग करते हुए एक शलवार कमीज पहने लाल बाल वाली डैनिश महिला दिखती। हर बार जब दिखती मैं सुषमा पर जोर डालती कि अगर इस वक्त रेहाना दिखे तो वो उससे ये पूछने में न चूके कि आखिर ये महिला है कौन। एक दिन रेहाना बाहर निकलकर आ भी गई। वो लाल बाल वाली मैडम इस दफा भी डस्टिंग में लगी थी, लेकिन मेरी लाख खलबली मचाने पर भी उस दुष्ट सुषमा ने दुनिया भर की बातें कर डाली, मगर मेरी वाली बात नहीं पूछी। तब तक डेजी भी आ गई थी। अचानक रेहाना बोल उठी, वैसे एक साथ हस्बैंड के बजाय आपने कैसे कपड़े फैलाने शुरू कर दिए? पहले तो सुषमा थोड़ी सहमी, बोली, हमारे यहाँ हम काम बांट कर करते हैं, इसमें क्या खराबी है? हमारे यहाँ हम काम बांट कर करते हैं, इसमें क्या खराबी है? उसका कहना था कि डेजी ने फौरन अपना सुर्रा छोड़ दिया। हाँ, आपने हस्बैंड का हाथ बटाया, इसमें क्या खराबी हो सकती है? और ऐसा कहकर दोनों औरतें खिलखिलाकर हंसने लगीं। सुषमा को उनका हंसना अच्छा नहीं लगा। फिर उसकी नज़र उस लाल बाल वाली महिला पर पड़ी और वो पूछ बैठी, ये आपके कमरे में कौन सफाई कर रही है? खिसियाने की अब इन दोनों की बारी थी। किस मुंह से कहती कि जब ब्याह कर रेहाना कोपेनहेगन आई थी तो घर में मियाँ और देवर के अलावा इन लाल बाल वाली देवी को भी पाया था। जारा तो चुप रही। अपनी खनकती सी आवाज में रेहाना ने ही जवाब दिया, ये तो मेरी आपा है। तीसरा सबक जो मैंने सुषमा को सिखाया वो था
कि तुम तो सुंदर हो, लेकिन असली सुंदरी वो जो अंग अंग से सुंदर हो और हर तौर पर। तीसरा सबक जो मैंने सुषमा को सिखाया वो था ये तीसरा सबक जो मैंने सुषमा को सिखाया वो था ये कि सुंदर तो तुम हो, लेकिन असली सुंदरी वो जो अंग अंग से सुंदर हो, हर तौर से सुंदर। जो बात बोले ऐसे जोर देकर बोले कि सुनने वाले को उसका परम दर्जा महसूस हो। नाक उठाकर बोले। जब बोले मैं लेडी श्री राम कॉलेज की पढ़ी हूं, तो ये लगे कि सामने मिसेस प्रसाद नहीं, वरन शंभू नाम के बंदर के साथ खुद लेडी श्री राम खड़ी हैं। ज्यादा खुश ना दिखा करो, थोड़ा चिड़चिड़ाना सीखो। मैंने उसके दिमाग में ये बात डालनी शुरू कर दी। वो पूछेगा अब क्या हुआ जानी, तुम उसका जवाब घूर कर देना, ऐसे घूरना कि वो वहीं का वहीं गड़ा रहे। थोड़ा रुक कर ही कहना, दिन भर खुद तो मटर गश्ती करते हो और मैं घर में पड़े पड़े सड़ती रहती हूं। उसने ऐसा ही किया। शंभू ने इस पर भी बड़े प्यार से जानी जानू कहकर उससे कहा, तुम यहां इस दर उसने ऐसा ही किया। शंभू ने इस पर भी बड़े प्यार से जानी जानू कहकर उससे कहा, तुम यहाँ की कम्यून द्वारा चलाई गई डैनिश भाषा की क्लासेस में क्यों नहीं जाती? कुछ यहाँ की भाषा भी सीख लोगी और नए लोगों से मिलोगी तो मन बहला रहेगा। इस पर मेरी सुषमा ने जो जवाब दिया, बड़ा गौरव महसूस किया मैंने। क्यों? मुफ्त वाली क्लासेस क्यों ज्वाइन करूं मैं? क्या मैं किसी गए गुजरे खानदान से आई हूं कि अनपढ़ गंवार इमिग्रेंट लोगों के साथ बैठकर क्लास में जाऊं? याद रखो मैं लेडी श्री राम की पढ़ी हूं। शंभू की इतनी हैसियत नहीं थी कि सुषमा को प्राइवेट क्लास के लिए भेज पाता, सो अपना सा मुंह लेकर ऑफिस चला गया। सुषमा ने ये पाठ ठीक से सीख लिया था और अक्सर ऐसे ही तुनक कर बोलती थी। शंभू पर भी लगता है इसका असर हुआ। बेहतर ज्यादा कमाई वाला काम ढूंढने में लग गया। अमेरिका में भी काम की खोज शुरू कर दी। इधर बिना कुछ कहे सुषमा ने कम्यून की क्लासें लेनी शुरू कर दी। नए दोस्त बने, जिम भी जाने लगी। जीवन में काफ़ी सुधार आ गया, मगर शंभू के साथ तुनक मिजाजी बरकरार रही। एक बार तो शंभू के साथ अपने नए डैनिश मित्रों के यहाँ गई। उनके यहाँ के कुत्ते को बड़े प्यार से पुचकारने लगी, उसे दुलराने लगी। फिर एक नज़र शंभू पर फेंकी। उसे कुत्तों से डर लगता था, दूर सीधा सा खड़ा था। डैनिश मित्रों ने कहा भी कि हम कुत्ते को बाहर कर देते हैं, तो जोर से सुषमा बोली, अरे क्या बात कर रहे हैं? ये हमारा घर है या कुत्ते का? कुत्ता क्यों बाहर जाएगा? नहीं, इसे बाहर न करिए। फिर शंभू पर नज़र फेंक कर जोर से हंसने लगी। वो देखिए कैसे पथरा गया है शंभू। उस वक्त मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने फौरन पास उड़ती मक्खी के बदन में प्रवेश किया और भिन्ना कर अपनी प्यारी सुषमा के सिर के चारों ओर जयमाला स्वरूप एक बड़ा सा चक्कर बना दिया। वो समय भी आ गया जब शंभू पिटा पिटा सा दिखने लगा था। रोज ऑफिस जाता, ज्यादा काम लेने लगा था, देर से वापस आता, चुप सा डरा सा रहता। सुषमा को भी बात बात पर उसकी खिल्ली उड़ाने का खूब चस्का लग गया। इतनी माहिर हो गई थी उसने तो इसी को एक नई कला में बदल दिया था।
वो समय भी आ गया जब शंभू पिटा पिटा सा दिखने लगा था। रोज ऑफिस जाता, ज्यादा काम लेने लगा था, देर से वापस आता, चुप सा डरा सा रहता। सुषमा को भी बात बात पर उसकी खिल्ली उड़ाने का खूब चस्का लग गया। इतनी माहिर हो गई थी, उसने तो इसी को एक नई कला में बदल दिया था। कट 2। मेरी सुषमा तैयार हो गई थी। मैंने उसे एक आखिरी सीख दी। बेटा, जो भी हो, है तो तेरा पति। तूने पति को अंगूठे के नीचे रखना सीख लिया, अच्छा है। मगर ऐसा ना होने देना मेरी बेबी कि वो तुझसे नफरत ही करने लगे। औरत के जीवन में भावों के थान भरे हैं। प्रेम तो सिर्फ एक कतरन है। इसके लत्ते उड़ जाएं, कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता, मगर इस कतरन में एक डोरा है जो काम का है। वो वासना वाला डोरा, वो गोश्त के उस रेशे की तरह होता है जो महीन होने के बावजूद दांत से जितना काटो नहीं कटता। बस वो वासना वाला डोरा संभाल के रखना। मुझे लगा उसने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी, क्योंकि इस बात पर जिस तरह वो हंस दी, मुझको कुछ समझ नहीं आ पाया। चेली हाथ से निकली जा रही है। इस बात का एहसास मुझे उस सुबह हुआ जब उस भोलेनाथ शंभू के ऑफिस जाने के बाद वो देर तक कटोरे में परसे कॉर्नफ्लेक्स को देखे जा रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। इतना काहे को मुस्कुरा रही है, मैंने पूछा, लेकिन उसके कान पर जूं नहीं रेंगी। मुझे गुस्सा आ गया। झट कॉर्नफ्लेक्स में डले दूध को खराब कर दिया और लगी करने इंतजार कि देखें अब कैसे पुलाव पकाएंगी मैडम ख्यालों के। लेकिन मैडम ने एक चम्मच रखा, कटोरे समेत उठी और पूरे दूध और कॉर्नफ्लेक्स को सिंक में फेंक दिया। मुस्कान फिर भी नहीं हटी। फिर कमरे में जाकर कपड़े बदले और जिम के लिए निकल पड़ी। मेरा माथा ठनक गया। धीरे धीरे बात समझ आने लगी। कुछ दिन हुए ये जिम में बड़ी देर तक खड़ी साइकिल चला रही थी। मेरी बातें ध्यान न भंग करें, सो किताब जो अब हर दम साथ रखने लगी थी उसी को पढ़ रही थी। तभी जिम सहायक 35-40 साल के एक अंधे आदमी को सहारा देते हुए उस ट्रेड मिल पर ले आया जो सुषमा की साइकिल के बगल में था। मुझे थोड़ी हैरानी हुई। सोचा कि एक अंधा आदमी ट्रेड मिल पर चढ़ेगा, तो थोड़ी देर उसकी गति देखती रही। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे उसे शुरू हुए, अचानक वो बोला, इतनी अच्छी महक, लगता है आज मेरा लकी डे है, मिस वर्ल्ड के निकट रहने को मिल रहा है। सुषमा ने किताब से मुंह उठाकर उस आदमी से डैनिश में पूछा, क्या आपने मुझसे कुछ कहा? वाह, क्या आवाज है! और वो एक्सेंट, क्या आप भारत की रहने वाली हैं? सुषमा ने सिर हिला दिया। फिर ये सोचकर कि भला सिर का हिलाना इसे क्या दिखाई देगा, बोली, हाँ, मैं भारत से हूं। और साइकिल का पैडल तेज चलाने लगी। आह, बड़ी लंबी आह ली थी उसने। भारत तो मेरा सबसे प्रिय देश है। मेरे लिए भारत साल में एक बार जाना जरूरी है। हर साल जाता हूं। हैं?
मुझे विश्वास नहीं हुआ। और जो हर साल जाते हो भैया, तो वहां करते क्या हो? मेरा मतलब, एक अंधे आदमी के लिए भारत जाना या चीन जाना तो एक ही बात हुई ना। दिखता तो कुछ है नहीं इन लोगों को, तो भला कोई क्यों पैसा बर्बाद करे दूर दराज के देशों में जाकर? मैं इस अचंभे में ही थी और उधर सुषमा का सवालनामा भी शुरू हो गया। इतने सवाल सुनकर वो हंस दिया। बोला, अगर आप बुरा ना माने तो कहीं बैठकर बातें करें, आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मुझे ये कहने को मिल जाएगा कि मैंने आज एक भारतीय राजकुमारी के साथ बैठकर कॉफी पी। उस निगोड़े के बस 3 शब्दों से सुषमा की बाछें खिल गईं। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि एक अनजान आदमी के साथ वो कॉफी पीने को तैयार भी हो गई। क्या कर रही हो? मैं चिल्लाई। तुम्हारा सिर तो नहीं फिर गया है? मेरी बात कहाँ उस तक पहुंचती, उल्टे मैंने उसे कहते हुए सुना, ठहरिए, मैं जरा क्विक शावर ले लूं। आई एम स्टिंकिंग। फिर वो हल्का सा हंसा और कहने लगा, पता नहीं आप समझ पाए या नहीं, लेकिन जैसे अक्सर लोग कहते हैं, नेचुरल ब्यूटी इज़ द रियल ब्यूटी, उसी तरह हम ब्लाइंड लोग कहते हैं, नेचुरल स्मेल इज़ द रियल स्मेल। इसे आप धोइए नहीं प्लीज़। मैं इस वार्तालाप को सुनकर सिर ठोंक कर बैठ गई। ये दोनों उस दिन कॉफ़ी के लिए मिले, खूब बातें की। वो स्कूल में टीचर था। मुझे हैरानी हुई कि इस देश में आंखों से गए आदमी के लिए काम है, मगर सुषमा जैसी पढ़ी लिखी अच्छे खासे भले नाक नक्श वाली के लिए कुछ उपलब्ध नहीं। फिर भी उसने बताया कि हर गर्मी और जाड़ों की छुट्टियों में वो दुनिया के किसी न किसी कोने में जाता है। वहाँ की आवाज़ें, उफ, वो बछड़ों का मिमियाना, वो हाथियों की चिंगाड़, वो चिड़िया की चेंचे, मोरों की चीख, वो आवाज़ें जब मेरे कानों पर पड़ती हैं तो निकाल लेता हूँ मैं अपनी बांसुरी और मिला देता हूँ उस उन्माद में अपने भी राग। मुझे तो तुम्हारे देश के टिड्डी की चरमराहट, गायों की रंभाहट, कबूतरों की गुटरगू और आदमियों की अजीब फुसफुसाहट, रोदन, गीत और वार्तालाप सुनते ही जैसे कुछ हो जाता है। मुझे तो उस बांसुरी बाज की बातें सुनते सुनते ऐसा गुस्सा आया, मैं भी चीख मार मार के सुषमा से कहने लगी, क्या कर रही है तू? चल घर, चल, बड़ा काम पड़ा है घर में। मगर सुषमा किसी और ही दुनिया में खो चुकी थी। अब वो कमबख्त गंधों की बात जो करने लगा था, ओह! एयरपोर्ट से उतरते ही जब फिनॉल में सींची हवा मेरे नाक में घुसती है तो मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान मुझे आलिंगन में भर रहा है। फिर बाहर निकलकर प्लास्टिक और कागज़ जलकर मेरा भरपूर स्वागत करते हैं। मैं खुश हो जाता हूँ। रास्ते चलते पेशाब और पसीने के बू के बीच अचानक चमेली की सुगंध उड़ के आती है और मैं समझ जाता हूँ कि एक भारतीय हसीना नज़दीक से गुजरी है। कहीं प्याज भुन रहा है, घर की लक्ष्मी खाना तैयार करने में लगी है, मांस जलने की बू आती है। मैं गंगा जी का किनारा ढूंढने लगता हूँ। अगरबत्ती की महक तो मैं हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कर लेता हूँ। मंदिर की सीढ़ियाँ ढूंढ कर बैठ जाता हूँ। नई कविता लिखने लगता हूँ। तुम्हारे देश में कितना जादू है सुषमा। बस मैंने चलो 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 कहना शुरू कर दिया।
मुझे ये एक शादीशुदा औरत और एक अंधे आदमी के बीच होते हुए बेकार की बातचीत गलत लग रही थी। लेकिन वो क्या मेरी बात सुनती? उसके कान तो कहीं और ही चिपक गए थे। महीना बीत गया है। ये दोनों यूं ही मिलते रहते हैं। वो इसे दुनिया भर की बातें बताता रहता है। हाँ, उसने खूब दुनिया जो देख रखी है, और ये चुपचाप उसकी वीरान पोली आंखों में डूबने की कोशिश करती रहती है। मुझसे ये अधर्मी बात नहीं देखी जाती। कितनी शान से हमने अपनी बिरादरी का होनहार लड़का ढूंढकर इसे घर से विदा किया था। अब तो शंभू की शक्ल से ही इसे नफरत हो गई है। वैसे ही देर से लौट कर आता है बेचारा। अगर सुषमा सोते हुए न मिले तो मुंह से सुर्रे छोड़ती हुई मिलती है। क्या तुम फिर वापस आ गए? उसकी बातें सुनकर मैं तो फक पड़ जाती हूँ। ये देखने की हिम्मत भी नहीं रहती कि बेचारे शंभू का क्या हाल हो रहा होगा। मैं नहीं मान सकती कि इतना घाघपना मेरा सिखाया हुआ है। इधर कुछ दिनों से शंभू जो इतना भोला है, उस तक को शक होने लगा है। मुझे काटो तो खून नहीं निकलता। ढक्कन डालना भी चाहूं तो कैसे डालूं? मच्छर से भी छोटी एक आवाज भर थी। उसे भी इस लड़की ने अपनी उंगलियों के बीच मसोस कर भींच के रख दिया। फिलहाल शंभू ने समझना चाहा फिलहाल शंभू ने समझा फिलहाल शंभू ने समझना चाहा ही भर था कि मामला खुद ब खुद सामने आ गया। सुषमा के होश ऐसे गुम हो गए हैं कि वो खुलेआम उस अंधे के साथ घूमती है, घर भी ले आती है। एक दिन शंभू ऑफिस से दोपहर को ही वापस आ गया। घर में पराए मर्द को देखकर बौखला गया। जब वो आदमी चला गया तो फूट फूट कर रोने लगा। फिर कहने लगा, मैंने तुम्हारे पापा मम्मी को फोन मैं फिर कहने लगा, मैं तुम्हारे पापा मम्मी को फोन करने जा रहा हूँ। सुषमा ने बड़ी क्रूरता के साथ कहा, मेरे सामने बिलखने से मन नहीं भरा, अब दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने का जी कर रहा है। फोन करना है, करो, मुझे क्यों बता रहे हो? पता नहीं उस दिन शंभू ने फोन क्यों नहीं किया। करता तो शायद बात थोड़ी सुधर पाती। एक दिन हाथ में हाथ डाले जा रहे थे ये लैला मजनू। सामने से रेहाना और जारा आंख चुराकर निकल गए। फिर भी उस बेशर्म लड़की ने जोर से दोनों को हाय कर दिया। पीछे से शायद जारा से रहा नहीं गया, चिल्लाकर पूछ बैठी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आपके हस्बैंड ये सब बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं। ये सुनना भी काफ़ी नहीं था सुषमा के लिए। छूटते ही कह दिया, मेरे हस्बैंड ये सब वैसे ही बर्दाश्त कर लेते हैं जैसे आपकी रेहाना दीदी उन लाल बालों वाली मैडम को बर्दाश्त कर लेती हैं। हाय मेरी फूटी किस्मत, क्यों ली थी मैंने इंद्रदेव की वो सवारी। इससे तो मैं नरक में ही ठीक रहती। कम से कम मेरी आवाज तो मेरे साथ होती। उस दिन शंभू बड़ा खुश धड़ल्ले से दरवाजा फाड़ कर घर में घुसा। सुषमा सिगरेट फूंक रही थी, बेशरम। फिर भी वैसे ही हंसते हंसते उस भले लड़के ने उसे खींच के उठाया और कहा, चलो सुषमा, हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो गईं। ये देखो टिकट, हम आज ही अमेरिका जा रहे हैं। मुझे वहां बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई थी। बताया नहीं, सोचा था जब टिकट ले लूंगा तभी बताऊंगा। वो सरप्राइज देखना, अब सब ठीक हो जाएगा। सुषमा की आंखों में घृणा भरी थी। धक्का देकर चिल्लाई, तुम मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा होगा।
मुझे नहीं जाना अमेरिका। मैं यहीं रहूंगी। तुम्हें जाना है तो जाओ। फिर पास की दराज से खींचकर कुछ कागज निकाले और बोली, लेकिन जाने से पहले इस पर अपना साइन करके जाना। वो कागज तलाकनामा था। उस पर लिखा था कि शंभू प्रसाद और सुषमा प्रसाद ने उसमें लिखा था कि शंभू प्रसाद और सुषमा प्रसाद पांडे ने खुशी खुशी अपनी शादी। वो कागज तलाकनामा था। उसमें लिखा था कि शंभू प्रसाद और सुषमा प्रसाद पांडे खुशी खुशी अपनी शादी रद्द करना चाहते हैं। कागज देखकर शंभू की आंखें भर आईं। मुंह से सिर्फ नहीं भर निकल पाया। नजरें उठाकर जब सुषमा को देखा तो शक्ल देखकर कांप गया। एकदम खूंखार लग रही थी। हाथ में पेन पकड़े हुई थी। आंखें फाड़ फाड़ के सिग्नल भेज रही थी कि फौरन साइन करो। शंभू ने अपने हस्ताक्षर उस कागज में कर दिए और कागज लेकर वो पर्स उठाकर बाहर निकल गई। शंभू भी शायद बिस्तर पर लेटकर देर तक रोता रहा। शाम को जब वो वापस आई, शंभू एक छोटे से बक्से में अपनी एक गुलाबी और एक पीली कमीज, 4-5 अंडरवेयर, एक स्वेटर और जीन्स भरे उसका इंतजार कर रहा था। दरवाजे से निकल रहा था और सुषमा ने एक बार उससे एक प्रेम पूर्वक शब्द तक नहीं कहा। वो बाहर निकल गया। मैं गुस्से से तमतमा रही थी। मैं गुस्से में तमतमा रही थी। यूं दरवाजा बंद हो रहा था, मैंने फौरन छलांग लगाई और घुस गई शंभू के सिर के कोने में। सोचने लगी, ये लड़की अब हमारे वंश की नहीं रही। छोड़ो इसे। अमेरिका तो मैं भी देखना चाहती हूँ और शंभू कुछ ज्यादा ही भोला है। किसी को तो इसे ठीक करना पड़ेगा। हवाई जहाज में वो रास्ते भर सामने की ट्रे पर सिर टिकाए रोए जा रहा था। पास बैठा पैसेंजर तक शर्मिंदा हो रहा था। मुझे मालूम है मेरे आगे बड़ा लंबा चौड़ा काम फैला पड़ा है, लेकिन इस वक्त मैं इसे रोने दूंगी। जी भर के रो ले बेटा। अंधेरा अंधेरा गहराए तो सवेरा हो। लेकिन इस वक्त मैं इसे रोने दूंगी। जी भर के रो ले बेटा। अंधेरा गहराए तो सवेरा हो।